हिंदी के समकालीन लेखकों में एक सशक्त कथाकार के रूप में अपनी जगह बनाने वाली कथाकार जयश्री रॉय की लिखी कहानी आज सुनिए, देह के पार। तो शुरू करते हैं कहानी देह के पार। अभिनव ने आगे झुककर धीरे से उसके चेहरे पर आ गए बालों को हटाया था। इस तरह से उसके बालों के हटाए जाने में जाने क्या था, नव्या अंदर तक से हर गई थी। सहमी आंखों से देखा था उसे। एक पलक कपकपाती हुई, बहुत कुछ था उसकी नज़रों में। लगाव, इच्छा के बीच किसी चीज़ें, अनाम मगर बहुत स्पष्ट। उसके अंदर कुछ गहरे तक रंग गया था। एक साथ कई गांठें खुली बंधी थीं। वो विस्तार पाने की चाह में अपने आप में और सिमट आई थी। वही वर्जित का दुर्निवार, अदम्य आकर्षण और ग्लानि की अनवरत ताड़ना। इतने करीब होने से उसकी देह गंध नव्या के नासपुटों को छू रही थी। शराब, कोलोन और सिगरेट की मिलीजुली गंध। बेईमान, दिलफरेब मगर खूबसूरत। वो अपने भीतर चढ़ते ज्वार को महसूसती है। हर बार यही होता है। उसके करीब आते ही सारे यत्न से बांधे गए तटबंध ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर पड़ते हैं। बहुत लज्जाजनक है ये सब। अपनी दुर्बलता, ये गहरा लालच और इच्छा। बहुत लाचार महसूस करती है वो स्वयं को, मगर क्या करे, उसके सामने आते ही गलकर मोम बन जाती है। ऐसा ही तासीर है उसका, उन कत्थई पिघलती आंखों का, नशे में भीगी हुई अबाध्य उद्दंड। अपनी गीली थरथराती आवाज़ को सतर करने का एक असफल प्रयास करती है वो। एक बार फिर, अब चलूँगी, अभी सुनू का क्लास ख़त्म हो गया होगा। वो जानती थी इस बार भी उसकी आवाज़ ने उसकी आंखों का साथ नहीं दिया था। वही विश्वासघात, स्वयं का दिया हुआ। मगर उसके उठते ही अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया था। थोड़ी देर और रुक जाती कि दिल अभी भरा नहीं। अभिनव की उष्ण उंगलियों में उसकी सूनी कलाई चूड़ियों की तरह झंझनाई थी। जी चाहा था वहीं ढह जाए उसकी गोद में, मगर ऐसा कुछ भी करना उसके वश में नहीं था। बार बार स्वयं को याद दिलाती रही थी, ये सब बस मृग मरीचिका है, जलते हुए मरु में पानी का भ्रम, और कुछ नहीं। मगर इच्छाओं का क्या, पलक मूंदे आग पर चलती है। उसने इस बार मुड़कर अभिनव की तरफ नहीं देखा था। इतना साहस नहीं था। उठकर अपनी चीज़ें सहेजने लगी थी। भीतर से खुद को भी कितना बिखर जाती है। अभिनव जमीन पर बिछे बिस्तर पर अपनी बाहों का सराहना बनाकर लेटा हुआ था। होठों पर जलती हुई सिगरेट दबी हुई थी। बिस्तर के चारों तरफ बियर के खाली कैंस बिखरे पड़े थे। आंखों में हल्का नशा लिए वो उसे एकटक देखे जा रहा था। अपना पर्स उठाते हुए उसे स्वयं पर लगी हुई अभिनव की आंखों का एहसास हो रहा था। हिलते डुलते हुए भी जैसे संकोच हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मुड़कर उसे असहज नज़रों से देखा था, मगर फिर अभिनव की आंखों की खुली भूख ने उसे गहरे आश्वस्त बोध से भर दिया था। अब चलूं अभी? एक गहरी जमाई लेते हुए उसने उसकी बात को अनसुनी कर दिया था। कभी तो औरत भी बन जाया करो जी, हमेशा अम्मा बनी रहती हो। उसकी आवाज़ में हल्की झल्लाहट के साथ गहरा व्यंग था। ये सेंस ऑफ ड्यूटी है अभी। तुम जैसे बोहेमियन जिंदगी जीने वाले मर्द इसे नहीं समझ पाएंगे। ना चाहते हुए भी उसका लहजा अचानक बहुत तीखा हो गया था। वो ओवर डिफेंसिव हो रही थी, या ये उसकी निराश इच्छाओं से उपजा हुआ गुस्सा था। आज की पूरी दोपहर उसने अभिनव के साथ उसके इस कमरे के एकांत में बिताई थी। अपनी बेटी सुनू को उसके पियानो क्लास में छोड़कर वो यहाँ चली आई थी। अभिनव को पहले से पता था कि आज वो उसके पास आएगी। उसी ने उसे बुलाया था। वो पहले भी कई बार उसके पास इस कमरे में आ चुकी थी। दोनों का परिचय एक फूड फेस्टिवल के दौरान हुआ था। वहाँ नव्या ने चाट का स्टॉल लगाया था। अभिनव पूरे कार्यक्रम को किसी पत्रिका के लिए कवर कर रहा था। उसे उस पर फीचर स्टोरी लिखनी थी। स्वयं को व्यवसाय से जर्नलिस्ट बताया था उसने। फोटोग्राफी भी करता था। बाद में उसने उसकी रेसिपी से बनाए हुए खानों पर एक पूरा फोटो फीचर भी तैयार किया था। लोकप्रिय महिलाओं की पत्रिका में छपने से परिचितों में उसका खासा रौब पड़ा था, चर्चा भी हुई थी। इंटरव्यू लेते हुए एक बार अभिनव ने अचानक बहुत संजीदगी से पूछ लिया था, और आप अपनी सुंदरता के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? ऐसा रंग रूप, ऐसी फिगर। वो बिल्कुल लाल पड़ गई थी। झट से कोई जवाब देते नहीं बन पड़ा था। बहुत देर तक सहज भी नहीं हो पाई थी। आंखें झुकाए बैठी रह गई थी। सवाल पूछते ही अभिनव दूसरे ही क्षण एकदम से अनजान बन गया था। स्वाभाविक ढंग से दूसरे सवाल करने लगा था, मगर वो भूल नहीं पाई थी।
उसी क्षण कुछ अद्भुत घटा था उसके भीतर, जैसे रंगों की कोई गांठ अनायास खुल गई हो। इसके बाद दोनों में घनिष्ठता बढ़ी थी। धीरे धीरे दोनों आप से तुम पर उतरे थे, उसके बाद नमस्ते से हाय पर, और अब औपचारिकता से बेतकल्लुफ़ी तक का सफ़र भी दोनों ने अपने अनजाने ही न जाने कब तय कर लिया था। अभिनव अपने किसी मित्र के फ्लैट के एक रूम में पेइंग गेस्ट बनकर रहता था। उसका मित्र वर्तमान में विदेश में था। फ्लैट के बाकी कमरे बंद थे। अभिनव के हिस्से एक कमरा, संलग्न बाथरूम, टॉयलेट और एक छोटी सी बालकनी ही आई थी। उसके लिए काफ़ी था। रहता भी कहाँ था टिककर, रात दिन घूमता रहता था। आषाढ़ का महीना है। आकाश 24 घंटे झर रहा है, जैसे आकाश का तल टूट गया है। कंक्रीट का जंगल भी हरा हो गया है। हर दीवार पर काई, चारों तरफ उगाए जंगलात। नव्या बाहर देखने की कोशिश करती है। कांच की खिड़कियों पर बूंदों की अनवरत टकोर और छज्जे पर हवा का शोर। चारों तरफ एक गुनगुनाहट सी छाई हुई है, मानो पूरी दुनिया गीत गा रही हो। एक गीत में तो वो भी डूबी हुई है। अपने अंदर सुर के मध्यम आरोह अवरोह में चहलकदमी करती हुई सी वो सोचती है और हल्के से मुस्कुराती है, इस तरह कि अभिनव न देख पाए। ये चोरी उसी से है। बालकनी की तरफ खुलने वाली खिड़की का पर्दा तेज हवा में पतवार बना हुआ है। भीगी हवा से कमरा नम हो आया है। सब कुछ सीला सीला, एक बोसीदा गंध हर तरफ। अभिनव शायद सुबह से ही पी रहा है। 2 बजे के करीब जब वो आई थी, वो इसी तरह अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। बगल में तभी खोले गए बियर के कैन से झाग उफन कर आसपास फैल रहा था। सीडी प्लेयर में से निकलकर गुलाम अली की उदास सांद्र आवाज़ कमरे के सूनेपन में तैर रही थी। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। उसने जल्दी से झुककर बियर के झाग में डूबा हुआ मोबाइल उठाकर अपनी साड़ी के आंचल से पोंछा था। तो आज सुबह से ही शुरू हो गए हैं जनाब। देखिए, आपका मोबाइल भी खूब पी चुका है, अब टुन होकर बोलेगा कैसे। उसकी बात सुनकर वो सीधा होकर लेटा था और फिर उसे भी अपने पास खींचकर बैठा लिया था। आ गई बीवी? हाँ, मगर तुम्हारी नहीं, अनिरुद्ध की। आंचल संभालते हुए उसने झुंझला कर कहा था, जो अभिनव के खींचने से सरक आया था। वो जानती है अभिनव ऐसी हरकतें जानबूझकर करता है। न जाने उसका इस तरह से उसे बीवी कहना उसे क्यों अच्छा नहीं लगता। शायद ये उसके कहने का व्यंग भरा लहजा था जो उसे दंश दे जाता था। क्या फ़र्क पड़ता है उसकी या किसी की, हो तो मेरे साथ ही ना। वो उनीदा सा मुस्कुराया था। ज़्यादा बहको मत, उसने कपट गुस्से में कहा था, मगर अपनी आवाज़ की मुलायमियत को छिपा नहीं पाई थी। क्यों हर बार न चाहते हुए भी अभिनव के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। उसे खुद पर ही एक बार फिर गुस्सा आने लगा था। अभिनव अनायास मुस्कुराने लगा था, एक शरारत भरी मुस्कुराहट। आज तो बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है, टसर सिल्क, मुझे रिझाने के लिए ना। तुम्हें लुभाने के लिए क्यों, तुम तो हो ही जन्म लोभी। ये साड़ी अरूप को पसंद है। साड़ी ये पसंद है, मगर औरत तो कोई और ही पसंद है ना। उसी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए अब वो खुलकर हंस पड़ा था। नव्या अपमान से अंदर तक सुलग उठी थी। पिछले ही महीने उसने अरूप को अपनी कलीग रमिता के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। इस बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा भी हुआ था। वो 1 महीने अपने मायके भी रहकर आई थी। ये बात उसने अभिनव को बताई थी। आज उसी घटना की तरफ इशारा करके वो उसे ताने मार रहा था। वो झटके से उठने लगी, मगर अभिनव ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया था। नाराज़ हो गई बीवी, चलो माफ़ कर दो, कहते हुए उसने नव्या के कान पकड़ लिए थे। अभी उसके हाथ झटकते हुए वो फिर उठने लगी थी, मगर इस बार भी अभिनव ने उसे खींचकर अपनी गोद में गिरा लिया था और फिर उसके खुले पेट पर गुदगुदी कर दी थी। ना चाहते हुए भी वो हंस पड़ी थी, मगर आंखों में गुस्सा बरकरार था। तुम मुझे इस तरह से क्यों छूते हो? अभी तुम्हें याद नहीं रहता मैं किसी की पत्नी हूँ? बिल्कुल याद है, तुम उस गधे की बीवी हो। अभिनव ने सिगरेट का कस खींचकर मुंह से धुएं का छल्ला बनाया था। हाउ डेयर यू कॉल हिम ए गधा? वो तुनक कर खड़ी हो गई थी, मगर अपनी आंखों में चमकती हुई हंसी को छिपा नहीं पाई थी। अब गधा को गधा ना कहूँ तो क्या घोड़ा कहूँ? वो अब भी लापरवाही से धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। नव्या उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर तक कमरे में एक थमकता हुआ सा मौन पसरा रहा था और फिर न जाने कब अभिनव उठकर उसके पास आ खड़ा हुआ था। उसकी खुली पीठ पर उंगलियां फिराते हुए गुनगुनाया था, अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना।
मुझे इस तरह से मत छुआ करो अभी। नव्या की आवाज़ में अब मिन्नत थी। बहुत लाचार दिख रही थी वे इस समय। क्यों? अभिनव ने उसकी आंखों में झांका था। कुछ कुछ होता है? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते कहते नव्या एकदम से रुआंसी हो आई थी। उसकी तरफ देखते हुए अभिनव की आंखों में दया के से भाव उतर आए थे। डोंट माइंड यार, मैं बड़ा चिपकू किस्म का आदमी हूँ। बचपन में 5-6 साल तक माँ का दूध पीता रहा, हर वक्त उनके साथ ही लगा रहता था। 10 साल तक तो उनकी गोद में ही सोता रहा। माँ मुझे गोद में लिए लिए ही पूरी फिल्म देख लेती थी। उसके आंचल की तरफ देखते हुए ये बात उसने न जाने कैसी अजीब सी आवाज़ में कही थी। सुनकर उसके अंदर ठंडी लहरें उठने लगी थीं। देह की नर्म रेखाएं सिहर कर कठिन हो आई थीं। क्या कहना चाह रहा था वो? उसकी स्थिति भांप कर ही शायद अभिनव ने अचानक से बातचीत का विषय बदल दिया था। अच्छा, अब एक खुशखबरी सुनो। क्या? मेरी नौकरी चली गई। वाह! उसने भी नाटकीयता में उसका साथ दिया था। हालांकि सुनकर उसे अंदर ही अंदर गहरा धक्का लगा था। इस साल ये उसकी चौथी नौकरी छूटी थी। कहीं टिककर काम ही नहीं कर पाता था। अब खाओगे क्या? उसने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर आंखों को झपकाया था। कच्चू और क्या, वो कहाँ कम जाने वाला था। और बियर का पैसा वो कहाँ से आएगा? तुम हो ना मेरी सेठानी। कहते हुए अभिनव ने उसके पर्स से टटोल कर 500 का नोट निकाल लिया था। नव्या को अच्छा नहीं लगा था। पिछली बार भी उसने उसके पर्स से मजाक में 1000 रुपये निकाल लिए थे। अरे, मुझे इंटरनेट का बिल भरना है, वरना कल जरूर बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं बीवी, अपने पति से मांग लेना, इतना तो लुटाता है दूसरों पर। इसीलिए मैं भी लुटाऊं? कहते हुए उसे लगा था कुछ गलत कह गई है, मगर अभिनव पूर्वत मुस्कुराता रहा था। ये उधार मेरे खाते में लिखवा लो, अगले जन्म सूद सहित लौटा दूंगा। वो कुढ़कर रह गई थी। कहती भी तो क्या, अभिनव पर किसी बात का असर नहीं होता था। ना जाने किस धातु से बना था। अभिनव ने अब तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला था। अच्छा चलो, इनमें से एक तस्वीर चुनो। इस साल मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, पूरे 32 का हो गया हूँ। माँ जान खा रही हैं। लिफाफे के अंदर 3 तस्वीरें थीं लड़कियों की। नव्या के अंदर जैसे एकदम से कोई दीवार बैठ गई थी। एक निशब्द कंपन और उसकी फैलती हुई तरंगें। वो ना देखती हुई नज़रों से तस्वीरों को तकती रही थी, मगर धुंधलाई हुई नज़रों से कुछ स्पष्ट नहीं दिखा था। गनीमत हुई कि अभिनव ने उसके चेहरे के ये भाव नहीं देखे। वो दूसरी तरफ देखते हुए सिगरेट सुलगा रहा था। कुछ देर तक उन तस्वीरों को नामालूम घूर कर उसने बिस्तर पर उन्हें फेंक दिया था। अभिनव ने उन्हें लपक कर समेटा था। अरे रे, क्या करती हो जालिम, आहिस्ता से, हसीनाएं हैं, चोट खा जाएंगी। हसीनाएं, माय फुट। नव्या एकदम से झुंझला पड़ी थी। किसी से भी शादी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो कहती हूँ तीनों से कर लो। तीनों से कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? मेरी सेहत का तो कुछ ख्याल करो बीवी। ज़्यादा क्यों, तुम तो हो ही मिस्टर कासानोवा, 100 को भी संभाल लोगे। वो अपनी आवाज़ की तलखी छिपा नहीं पा रही थी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। आर यू जेलस बीवी? टेल मी, आर यू जेलस? वाई शुड आई बी? कहते हुए वो अपने शब्दों के विरुद्ध उसकी बाहों में मोम हो आई थी। ऐसा क्यों होता है? दुर्बलता के एक छोटे से क्षण में वो उसके सीने से लग गई थी। जलती हुई पलकों को मींच कर उसने किसी तरह अपने आंसुओं को बहने से रोका था। सेमल के फाहे की तरह एक रेशमी ख्याल अनायास उड़ता हुआ आया था। अगर कुछ चाहती हूँ तो बस यही चाहती हूँ, इन बाहों के घेरे में बंधी रहना, देह की तपिश में पिघलना, सांसों की लय में निरंतर बहना, किसी बंधनहीन नदी की तरह अबाध्य उच्छृंखल। यदि समय को बांधा जा सकता तो वो इस क्षण को फ्रेम में जड़कर हमेशा के लिए अपने पास रख लेती। न जाने कितनी देर बाद अपने ही ख्यालों से चौंक कर वो अभिनव से अलग हो गई थी। कभी जिंदगी को अपनी मर्जी से भी जी लो, ये मुखौटा ओढ़ ओढ़ कर थक नहीं जाती? कहते हुए अभिनव की आंखों में गहरी समझ थी, जैसे उसे आर पार देख रहा हो। उसकी इस बेधीती हुई आंखों से नव्या को डर लगता है। वे सीधे कपड़ों के अंदर उतर जाती हैं। वो बिल्कुल विवस्त्र हो जाती है। अपनी सांसों को सम में लाते हुए उसने इधर उधर देखा था, उसकी तरफ देखने से बचने के लिए। इस बरसात में एक कप चाय मिल जाती। चाय? छी, ऐसे मौसम में कोई चाय पीता है? आसमान से मैं बरस रहा है, जमीन सराबोर है, हवा नशे से बोझिल, और तुम हो कि हाउ अनरोमांटिक। खैर लो। कहते हुए अभिनव ने बियर का कैन उसके मुंह से लगा दिया था।
ना ना करते हुए भी 2-4 घूंट उसके गले से नीचे उतर ही गए थे। एक ठंडा तूफान, रेशमी झाग और बुलबुले उसकी नसों के संजाल में जैसे विद्युत तरंगों की तरह अनायास फैलते चले गए थे। एक नमकीन इच्छा में एकदम से देह का रगो रेश हो आया था। जी चाहा था थोड़ी सी और पी ले, मगर अपनी इच्छा के विरुद्ध उसने बुरा सा मुंह बनाया था। धत, कितनी बिटर है, पता नहीं कैसे पीते हो तुम औरतें। झूठ को जीना ही तुम लोगों का पवित्र संस्कार है। स्वयं को नकारते नकारते बस वही नहीं रह जाती हो जो तुम वास्तव में होती हो। सच, मुझे तुम लोगों पर बहुत तरस आता है। तरस तो मुझे भी खुद पर बहुत आता है अभी, मन ही मन कहते हुए वो उठकर फिर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। मगर क्या करें, अगर हम औरतें अपने सच को जीने लगें तो तुम ही लोग हमें एक पल में मार डालोगे। सच को जीने से परहेज नहीं है हमें, सच को जीने के परिणाम से डर लगता है। अपनी सुलगती हुई पलकों को झपकते हुए उसने बाहर की ओर देखा था। तेज बरसते हुए पानी की मोटी चादर के नीचे पूरी दुनिया मटमैली दिख रही थी, बुझी हुई राख की रंगत जैसी। आसपास की जमीन नदी बनकर बह रही थी। हवा पानी के शोर में एक अजीब सा संगीत घुला हुआ था, बहुत उदास। उसे लगा था ये पूरा मौसम उसमें जज्ब हो रहा है। गंध और अनुभूति की तरह उसके रेशे रेशे में गूंथती हुई स्वप्न और इच्छा की एक तरल बेड़ी। वो यकायक एक अनाम अझेल प्रतीति से भर उठी थी, जैसे पीड़ा के कगार पर अरसे का पथराया मौन चीख में तब्दील होकर टूट पड़ना चाहता है। एक परकटे पक्षी की छटपटाहट समेटे वो चुपचाप खड़ी रही थी, अपने अंदर के झड़ते हुए आसमान के नीचे निश्चेष्ट निर्वाक तरबतर होते हुए। न जाने कब अभिनव उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। अपनी कमर की खुली त्वचा पर उसकी हथेली के आंच भरे स्पर्श को महसूसते हुए वो एक पागल इच्छा और आंसुओं की नमक में अंदर ही अंदर घुलती रही थी। हवा में बियर सिगरेट की गंध के साथ अभिनव की देह गंध भी फैली हुई थी। उसने अनायास अपनी सांस रोक ली थी। अभिनव की महक उसे अस्थिर कर देती है। हर बार वो एक वर्जित की गिलानी में आकंठ डूब जाती है। ये मन हर निषिद्ध चीज की ओर ही क्यों भागता है इस तरह। धीरे से मुड़कर उसने अभिनव की आंखों में झांका था। वहां एक बेफिक्र मस्ती और खुमार के सिवा कुछ भी नहीं था। दृष्टि में कोई गहराई नहीं, बस इच्छाओं का एक उथला सागर है। वहां वो भी नहीं, उसकी काया है, फक्त उतार चढ़ाव और मांसलता। आखिर क्या हूं मैं उसके लिए? अनायास वो सोच पड़ी थी। इस उबाऊ निर्जन दोपहर को काटने का एक साधन मात्र। शायद अभिनव मुझे एक बोर्ड हाउस वाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं समझता, जिसके पास ढेर सारा समय और उदासी भरा अकेलापन है। ऐसी औरतें इजी टारगेट होती हैं और सिटिंग डक। इन्हें आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। थोड़े से मीठे शब्द और साहचर्य के बदले ये सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती हैं। अपने अंदर का संचित प्यार और इच्छाएं दोनों हाथों से उड़ेल देती हैं, धाराधार, साथ में रुपए पैसे भी। मगर मेरा सच तो ये नहीं है। जीवन में उदासी और अकेलापन तो है, मगर उसी से सबके लिए उपलब्ध नहीं हो गई हूँ। अभिनव मेरे लिए सिर्फ समय काटने का साधन नहीं है। मैं उससे सोचते हुए वो अंदर तक थरथरा उठी थी। एक छोटा सा लफ्ज़ और कुछ अक्षर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया है। वो अभिनव जैसे यथार्थवादी व्यक्ति को समझ नहीं पाती। उसके लिए प्यार जैसी चीज़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बस विपरीत सेक्स का आकर्षण है, जिस्म की भूख है और क्षण का सच है। उसके लिए प्रेम का ना कोई वजूद है, ना कोई सच्चाई। प्यार हो जाने जैसी बातों को वो एक दिमागी खुराफात, ऑब्सेशन या एडिक्शन मानता है, और कुछ नहीं। जिस तरह चाय या शराब का एडिक्शन होता है, उसी तरह किसी के प्रति का आकर्षण या एडिक्शन होता है। बकौल उसके, इन दिनों ही गॉट एडिक्टेड टू हर। क्यों? पूछा था उसने, मान से भरकर। उसका जवाब बहुत सीधा सहज था उसके पास। वो खूबसूरत है और वो दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। इस कंपनी में सेक्स भी शामिल हो जाए तो सोने पे सुहागा। लेट्स एंजॉय यार, 4 दिन की जिंदगानी, उससे भी कम जवानी। सेक्स एक बहुत खूबसूरत अनुभव है, और सेक्स को सिर्फ सेक्स के तौर पर लिया जाए, उसे किसी और बात से ना जोड़ा जाए, इसी में उसकी मर्यादा है। क्यों सेक्स को शादी प्यार जैसी दकियानुसी बातों से जोड़ती हो? सेक्स सिर्फ सेक्स है, 2 जिस्म के बीच घटने वाली सबसे खूबसूरत घटना। उसे इन सड़ी गली बातों से जोड़कर हादसा मत बनाओ।
ऐसी बातें करते हुए कितना व्यवहारिक, एक हद तक निष्ठुर दिखता था। उसका दिल उसकी बातें सुनकर अनायास बैठ जाता था। पूरी दुनिया उसके लिए सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी। प्रेम और सेक्स, रसायन और रासायनिक प्रक्रिया, मन संवेदना का कोई अस्तित्व नहीं, बस दिमाग। जीवन में देह और देह का भोग, मृत्यु के बाद बची राख और मिट्टी। वादा नहीं, वफा नहीं, कमिटमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ मांसल देह और देह का सुख। क्षण में जीवन और क्षण का सच। उसकी अनास्था, अविश्वास और क्षणवादिता के आगे उसका सनातन सच, शाश्वत आस्थाएं और अनश्वर भावनाएं ओछी बौनी पड़ गई थीं। वो हर बात पर उसका और उसके विचारों का मखौल उड़ाया करता था। कभी कभी अपमान और आक्रोश में उसकी आंखों से आंसू आ जाते थे। तुम्हारे लिए क्या कुछ भी सच नहीं है? सब झूठ और बकवास है। वो झट उसकी आंखों में अपने पूरे वजूद के साथ उतर आता। कुछ भी सच कैसे नहीं? मेरे लिए सच है इन कत्थई आंखों की गर्म झील, हल्के गुलाबी होठों का नशीला स्वाद, गुदास देह का बनेला सौंदर्य। मगर मैं सिर्फ यही सब तो नहीं हूँ। एक देह, एक सोच भी हूँ, एक मन, एक जज्बात भी, वो तर्क करती। हाँ बिल्कुल, मगर इस स्थूल जगत में हम सूक्ष्म को भी स्थूल के माध्यम से ही देख अनुभव कर सकते हैं। हवा को किसने देखा है, मुट्ठी में बांधा है? निराकार ब्रह्म भी साकार होकर ही हम मनुष्यों को दर्शन देता है, पूजता है। ये निर्गुण सगुण का विवाद बहुत पुराना है बीबी। एक भारतीय होने के नाते तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ईश्वर भी देह धारण करके हमारे समक्ष अवतरित होते हैं। ऊधो निर्गुण कौन देश को बासी। तो हे मिस जे देवी, मैं भी आपको आपके इसी सुंदर देह से पहचानता और मानता हूँ। आप इस बात का बुरा क्यों मानती हैं? कहते हुए धीरे धीरे वो उसकी बाह की खुली त्वचा पर कोई अदृश्य कविता लिखता है। ये देह भी आप ही का है जिसे मैं चाहता हूँ। तुम्हारे मन को चाहूँ तो सही और देह को चाहूँ तो गलत। ऐसा क्यों बालिके? अपनी उंगली के पोर से वो उसकी त्वचा पर कोई जादू फेरता चल रहा था। वो एक सूरजमुखी की तरह अपनी देह को अलसा कर जागते हुए महसूस कर रही थी, चाहना की सुनहरी खुमार से बोझिल होते हुए। वो उसकी बातों से सहमत नहीं होना चाहती, मगर माने बिना भी नहीं रह सकती, और इसी वजह से अंदर खींच उत्पन्न हो रही है। इतनी सी उम्र में कैसी नंगी सच्ची बातें करता है। वो उससे उम्र में छोटा है, काफ़ी छोटा। 30-32 की अवस्था होगी उसकी, और इस महीने को वो 42 की हो जाएगी। एक शाल के जवान पौधे की तरह है वो, ताज़ा, चमकीला, यौवन और जीवन की अनंत संभावनाओं से लबरेज, हर क्षण खिल पड़ने, विहस पड़ने को तैयार। जिंदगी उसके रगो रेश में मधु की सुनहरी धार की तरह भरी हुई है, बूंद बूंद टपकती हुई, रिसती हुई हर क्षण। बहुत गर्मी होने लगी है। वो अपने मुंह में सिगरेट दबाए उसे एक आंख से घूरता है, उसकी दूसरी आंख मुंदी हुई है। आई होप यू डोंट माइंड जे, कहते हुए वो अपनी मुसी हुई सफ़ेद सूती शर्ट धीरे धीरे उतारता है। वो उसके पीछे खड़ी हो दूसरी तरफ देखने का प्रयास करती है, मगर उसकी नज़र अभिनव की पीठ पर जमी रह जाती है। जवान मछलियों से भरा हुआ उसका शरीर जैसे पत्थर से तराश कर बनाया गया है। वो चाह कर भी अपनी आंखें फेर नहीं पाती। एक दुर्वार आकर्षण में उसकी पलकें जैसे वहीं जमकर रह गई हैं। कुछ पल रुककर, शायद सायास ही, वो धीरे से उसकी ओर मुड़ा था, आंखों में इच्छा का खुला निमंत्रण लिए। एक झटके से वो मुड़ी थी, उसकी तरफ पीठ करते हुए। एक मृसन डोर जैसे एकदम से टूटा था, तड़कता हुआ कुछ रेशम सा, बहुत कोमल और दुर्बल। अंदर फैलता हुआ वही ध्वनि तरंग और उसका मध्यम कंपन। उसका चेहरा शायद कुछ ज़्यादा ही रंग गया था, दोपहर की मटमैली उजास में भी दिखता हुआ। क्यों चोटी पकड़ी गई ना? अचानक करीब आकर अभिनव ने उसका कान पकड़ लिया था। उसके इतना करीब आने से उसकी देह गंध उसके नास रंध्रों से टकराई थी। पसीना और बियर की मिली जुली गंध, उत्तेजक और कामुक। उसने अनायास अपनी सांस रोक ली थी। यह उसके नसों में उतर गई तो आग बन जाएगी। छोड़ो मुझे। उसकी गिरफ्त से छूटने के लिए वो कसमसाई थी। एकदम बच्चे हो? हाँ बच्चा हूँ, और मेरे दांत भी अभी अभी निकल रहे हैं। किसी को काटने का मन कर रहा है। कहते हुए उसने सचमुच आगे बढ़कर उसके दाएं कान का लब काट लिया था। वो चिहुक कर परे हट गई थी। ये क्या बचपना है अभिनव?
अब उसे सचमुच गुस्सा आने लगा था। कोने में रखी अलमारी के सामने जाकर उसके आईने में वो अपना कान देखने का प्रयत्न करने लगी थी। उसकी डांट का कोई असर उस पर नहीं पड़ा था। उसके पीछे खड़ा अब भी बेशर्मी से मुस्कुराया जा रहा था। न जाने क्यों यकायक किसी आंतरिक पीड़ा से उसकी आंखें छलछला आई थीं। कितना निर्दयी है ये इंसान। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो उसके पास सरक आया था। अरे रे बीवी, ये क्या कर रही हो? इतना सेंटी क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था यार, कहते हुए उसने उसे गुदगुदा दिया था। चलो हंसो। अभिनव, उसने उसका हाथ अपने से परे हटाने का प्रयत्न किया था। हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता है? झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए ना जाने कैसी आवाज़ में उसने ये बात पूछी थी कि सुनकर उसके सीने में एक ठंडी लहर सी उठकर खो गई थी। इतने करीब से तो उसे देखना उसे नर्वस कर रहा था। अपनी जगह से हटने का प्रयास करते ही उसने उसे ठेल कर दीवार से लगा दिया था। उसके दोनों हाथ उसके दोनों तरफ दीवार पर टिके थे। थोड़ी देर कोशिश करके वो चुप हो गई थी। उसकी तरफ न देखते हुए उसकी पलकों में हल्की लरस समा गई थी। दिल धड़क रहा था किसी पक्षी के फरफराते हुए पंख की तरह। मैंने पूछा, मिस जे, हर वक्त क्या करना अच्छा लगता है आपको? उसकी आवाज़ नीची और गहरी थी। उसके दिल की कई धड़कनें एक साथ खो गई थीं। जानकर क्या करोगे? वही करूँगा हमेशा। मैं नहीं जानती। नहीं जानती या बताना नहीं चाहती? कहा ना नहीं जानती। अब वो रुआंसी होने लगी थी। किसी टीनेजर की तरह उसने अपनी नज़रें झुकाकर अपने नाखून कुतरने का प्रयास किया था। तो फिर मैं बताऊं? पूछते हुए उसकी आंखों में सितारे थे, नटखट हंसी भी। क्या? उसने उखड़ती हुई सांसों के बीच बड़ी मुश्किल से पूछा था। यही कि हमेशा क्या करना अच्छा लगता है। उसने झुककर उसकी खुली बाह पर अपनी नाक रगड़ी थी, बहुत हल्के हल्के। एक गहरी सांस खींचकर कहा था, कितनी महकती हो तुम, चंपा की तरह। अभी उसने अपनी बेतरतीब होती धड़कनों के साथ ढलकता हुआ आंचल संभाला था। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। धीरे धीरे सरकते हुए वो उसके बाहों के घेरे से बाहर निकल गई थी और फिर वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। पलकों पर अनायास गहरे बादल घेर आए थे। वो रोने लगी थी, सिसक सिसक कर। तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? इतने निष्ठुर क्यों हो? अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। बगल में बैठकर चुपचाप सिगरेट के कश खींचता रहा था। बाहर हवा की गति के साथ बारिश और भी तेज हो गई थी। सामने के छज्जे पर गिरती हुई बूंदों का अनवरत शोर बना हुआ था। खिड़की के पर्दे हवा में उड़ते हुए रंगीन पतंग की तरह लग रहे थे। न जाने वो कितनी देर तक रोती रही थी। अभिनव ने उसे रोका नहीं था। धैर्य के साथ बैठा रहा था, चुपचाप और गंभीर। एक समय के बाद जब उसका रोना प्रायः बंद हो आया था, उसने एक टिश्यू पेपर उसके हाथ में थमाया था। रो चुकी? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? देर तक रोकर वो सचमुच बरसे हुए बादल की तरह हल्की हो आई थी। टिश्यू से चेहरा पोंछते हुए अब उसके चेहरे पर झेप भरी मुस्कान थी। क्यों ये कीमती मोती इस तरह जाया करती हो? उसकी ठोड़ी से एक बूंद आंसू अपनी उंगली के पोर पर लेकर वो उसे देर तक गंभीर होकर देखता रहा था। तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती जे। उसके स्वर में संजीदगी थी। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने फिर कहा था, चुपती हुई सी आवाज़ में, जैसे यकायक बहुत थक गया हो। जिंदगी बहुत मुश्किल है जे, तुम्हारे सपनों की तरह कोमल नहीं। यहाँ इस ज़मीन पर जीने के लिए ऐसा भी बहुत कुछ करना पड़ता है जिसके लिए आत्मा गवाही नहीं देती। एक छोटी सी जिंदगी के लिए इतने सारे समझौते क्यों? वो उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी। बुरा मत मानो, तुम औरतों के पास कम से कम ये विकल्प तो है कि किसी से शादी करके अपने जीवन यापन के लिए निश्चिंत हो जाओ। रूखी सूखी सही, तुम्हारे 2 जून की रोटी की जिम्मेदारी किसी और की होती है, मगर हम पुरुषों के पास ये सुख नहीं है। अपनी और अपने अपनों की जिम्मेदारी हमारे सर पर होती है। वो उसे चुपचाप सुन रही थी। न जाने वो क्या कहना चाह रहा था। उसकी आंखों में टके सवाल को उसने पढ़ लिया था शायद, तभी रुक रुक कर बोला था, जरा कल्पना करो, एक 16 साल का लड़का इस बड़े और अजनबी शहर में, एकदम अकेला, मजबूर। पूंजी के नाम पर उसके पास 2 जोड़ी हाथ पैर के सिवा कुछ भी नहीं। रात के निर्जन में भूख और नींद के बीच वो भी चाहता था अपनी माँ के आंचल के निरापद आश्रय में छिप जाए, वहाँ मुंह ढककर सो जाए, मगर
वो उठकर यकायक खिड़की के पास चला गया था और अनवरत झड़ते हुए आकाश की तरफ देखते हुए सिगरेट के कश खींचने लगा था, जैसे खुद को धुएं के बवंडर में डुबो देना चाहता हो। उसके अंदर एक हुक सी उठी थी। जी चाहा था बढ़कर उसे अपनी गोद में खींच ले। कितना अकेला दिख रहा था वो उस समय, बिल्कुल डिफेंसलेस। ना जाने कितनी देर बाद उसने कहा था खोई हुई आवाज़ में, मर्द भी मजबूर होते हैं, असहाय और कमज़ोर भी। मेरे साथ भी वही हुआ जो ऐसी हालत में हो सकता था। एक चिड़िया का बच्चा बाज द्वारा झपट लिया गया। मैंने अपने आतताइयों के हाथों अपनी सुरक्षा देखी, उनके खूनी पंजों में आश्रय लेकर अपनी जान बचाई। ये जीने की कवायद थी, जुगाड़ थी बीवी, और जीने की कोशिश कभी गलत नहीं हो सकती। क्या कहती हो? कहते हुए वो देर बाद मुड़ा था और उसकी आंखों में झांका था। उसकी आंखें साफ थीं, एकदम निडर। वहाँ कोई संकोच न था। वो चुपचाप बैठी रह गई थी। कहती भी तो क्या, उसके अंदर संवेदनाएं राह भटकी नदी की तरह उमड़ी फिर रही थीं। चाहती थी उसके चेहरे की सारी उदासी समेट ले, आंचल बनकर पहुँच दे वो सारे दुख जो वो अपने भीतर लिए फिरता है, किसी गुमनाम खत की तरह। एक लंबे बेचैन सन्नाटे के बाद वो एक बार फिर उसके पास आ बैठा था, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए। मैं हमेशा बहुत सुंदर था, उस कम उम्र में तो कुछ ज़्यादा ही। गोरा रंग, घुंघराले बाल, लाल होंठ। तो हाथों हाथ लिया गया। इस बेरहम शहर में कोई मन नहीं देखता, मगर शरीर हॉट केक की तरह बिक जाता है। उसकी बातें सुनते सुनते उसके भीतर एक डर आकार लेने लगा था। वो क्या कहना चाह रहा है? उसकी सोच से बेखबर उसने उठकर फ्रिज से बियर का दूसरा कैन निकाल लिया था। तुम जानती हो जे, पहली बार मेरा बलात्कार 100 किलो के गंदे रीछ से आदमी ने किया था। कहते हुए उसकी आवाज़ सपाट थी, मगर सुनकर वो भीतर तक थरथरा उठी थी। ये क्या कह गया वो? 3 दिन से भूखा था, गांव से नौकरी की तलाश में शहर आया था, लिखने की भी धुन थी। उस रात रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर सोया था। मुझे वहाँ सोया हुआ देखकर एक हवलदार बिना किसी चेतावनी के मुझ पर टूट पड़ा था। अपने बूट से मुझे बेरहमी से कोंचे जा रहा था। अचानक हुए उस हमले से मैं डर गया था। भीषण प्रहार से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मैं बस अपनी माँ को पुकारे जा रहा था। मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। बहुत तकलीफ के क्षणों में न जाने क्यों अपनी माँ ही याद आती है। एक क्षण के लिए अभिनव की आवाज़ लड़खड़ा गई थी, जैसे उसमें पानी भर आया हो। फिर कहा था, और उसी समय वो आदमी वहाँ आया था, विशालकाय और करदय। अपने महंगे कपड़ों से वो कोई अमीर आदमी लगता था। उसे देखते ही उस हवलदार ने उसे एक जोरदार सलाम बजाया था। मुझे उस हवलदार से छुड़ाकर वो मुझे उस रात अपने घर ले गया था। वहाँ नहला धुलाकर अच्छा खाना खिलाया था और फिर पूरी रात मुझे भोंकता रहा। अंत तक मैं बेहोश हो गया था, मगर कोई प्रतिवाद नहीं कर पाया था। बहुत डरा हुआ था मैं, लाचार तो था ही। उसकी बातें सुनते हुए बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए थी। न जाने कब उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। डोंट फील सॉरी फॉर मी जे। उसकी तरफ देख कर न जाने वो किस तरह मुस्कुराया था। कम उम्र में ये बातें तकलीफ़ें देती हैं, मगर अब आदत हो गई है। अब समझ सकता हूँ दुनिया में हर एक चीज़ की एक कीमत होती है। ये मेरे जीने की कीमत थी, मुझे चुकाना ही था। कहते हुए उसने अपनी बाईं हथेली पर अपने होंठ रख दिए। उसे लगा था अंगार छू गया है, मगर सिहरने के बावजूद वो अपना हाथ हटा नहीं पाई थी। चुपचाप बैठी रह गई थी, मंत्रमुग्ध की तरह। थोड़ी देर बाद उसने उसका हाथ वापस उसकी गोद में रख दिया था। देह का स्वाद मैं एक ज़माने से भूल गया हूँ जे। दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते करते एक मशीन बनकर रह गया हूँ। कई जगह आश्रय लिया, कई जगह नौकरी की, हर जगह 2 रोटी और एक छत के लिए इस शरीर को बंधक रखना पड़ा। अय्याश अफसरों, अधिकारियों से लेकर बूढ़ी अधबूढ़ी सेठानियों, रईसों की पत्नियों तक किसी ने दया नहीं की। पूरी पूरी कीमत वसूल की हर मदद के लिए, आश्रय के लिए। पहले पहल बहुत तकलीफ होती थी, बाद में सब सह गया, आदत हो गई। थोड़ी समझदारी आते ही मैंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। ऊपर वाले ने शायद इसीलिए मुझे इतनी खूबसूरती दी थी। यहाँ हर कोई अपना कुछ ना कुछ बेचता है, कोई अपना हुनर, कोई फ़न, तो कोई अपनी अकल। मैं अपनी सुंदरता बेचता हूँ। इट्स दैट सिंपल।
अपनी खुली हुई हथेली की तरफ घूरते हुए वो देर तक खोया सा बैठा रहा था। फिर एक गहरी सांस खींचते हुए बोलना शुरू किया था। उसके बाद फिर कभी मुझे किसी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। सब कुछ आसान हो गया। अब सुख सुविधा मेरे आगे पीछे बिछी रहती है। दुनिया जैसे जर खरीद गुलाम है। कोई मेरे लिए डिज़ाइनर सूट सिला रहा है तो कोई 5 सितारा होटलों में डिनर करवा रहा है। ऑफिस में भी बॉस हमेशा खुश और सदैव मेरे लिए अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खड़ा रहता है। अगले हफ्ते दुबई जा रहा हूँ, एक शेख साहब का शाही मेहमान बनकर। उसकी बातें सुनते हुए एकाएक उसका जिस्म घुलाने लगा था। ना जाने कब दुख की जगह गुस्से और घृणा ने ले लिया था। अचानक वो एक झटके से उठ खड़ी हुई थी। इतना कमाते धमाते हो तो मुझसे क्यों पैसे मांगते रहते हो? इतने सारे खर्चे हैं मेरे बीवी। फिर घर में एक पूरा कुनबा पल रहा है मेरे आसरे। 5 भाई बहन, माँ की बीमारी, उनका जल्द ऑपरेशन करवाना है। संजीता होते होते वो फिर शरारत पर उतर आया था। फिर मेरा हेल्थ स्पा, जिम, रेस कोर्स, कितने खर्चे हैं बीवी। काफ़ी ऐश है तुम्हारे। उसका स्वर तल्ख हो उठा था, मगर वो उसी ढिठाई से मुस्कुराता रहा था। तुम जैसे सेठानियों की मेहरबानी है। ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना सेठानी। अब वो सचमुच नाराज हो गई थी। बेशर्मी की भी एक हद होती है। गुस्सा क्यों होती हो जे? मेरी स्थिति समझो यार, हम दोनों तो एक ही जैसे हैं। उसकी बात पर उसे हैरानी हुई थी, नाराज़गी भी। तुम अपने साथ मेरी तुलना कर रहे हो? क्यों नहीं करनी चाहिए? हम दोनों ही तो जीने के लिए, रोटी और छत के लिए इस जीवन को रेहन पर चढ़ाए हुए हैं। समझौते कर रहे हैं, अनचाहे रिश्तों को ढो रहे हैं। जिस इंसान से तुम नफरत करती हो उसी का सिंदूर लगाकर उसके नाम का करवा चौथ करती हो। उसके साथ हम बिस्तर होती हो। किस लिए? जीने के लिए ही ना। डोंट माइंड बीवी, सुनने को बहुत बुरा लगता है, मगर यह भी तो एक अर्थ में वेश्यावृत्ति ही है। सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए स्वयं को देना, अपनी मर्जी से या मर्जी के बिना। वो गुस्से में थी, मगर उसकी बातें सुनते हुए यकायक उसके अंदर का कोई अदेखा हिस्सा अवश हो आया था। कितनी सांघातिक थी उसकी बातें, सच्ची भी, तभी तो इतनी यातनादायक भी। उसके अंदर न जाने क्या इस तरह से घुलाने लगा था। आगे बढ़कर उसने दीवार का सहारा ले लिया था, वरना गिर ही पड़ती। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तुम मुझे क्यों कर मिल गए? अभी मेरा जीना मुश्किल हो गया। मुझसे मिलने से पहले खुश थी? हाँ थी, क्योंकि तब कोई चाह नहीं थी। कहते हुए वो यकायक रुक गई थी। क्या कह रही हूँ? यदि पकड़ में आ गई तो ये दस्यु तो मुझे पूरी तरह से लूट लेगा। मेरी कमजोरियाँ इसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो अब चाह है? कहते हुए वो उस पर झुक आया था, इतना कि उसके बोझ तले दबने लगी थी। उसकी सांस रुकने को हो आई थी। कहो ना, अब चाह है? पूछते हुए उसकी कत्थई पुतलियां एक धीमी आंच में पिघलने लगी थीं, ऊष्मा में भीगते हुए। उसकी देह का सामीप्य, उससे उठती मर्दानी गंध, हरारत, उसे गश सा आने लगा था। उसने अपनी आंखें मूंद ली थीं। अब मुझे जाने दो अभी। वो रिहाई मांग रही थी, ना जाने किससे, उससे या स्वयं से। अगर जाना ही है हर बार इस तरह से, तो फिर आती ही क्यों हो? काश ये मुझे पता होता अभी। उसने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। एक पिघलाव निरंतर उसके अंदर लगा था। वो पानी हो रही थी सर से पांव तक। मगर मुझे पता है जे, उसने अपनी सिकी उंगलियां उसके गाल पर फिराई थीं। अभी उसकी पलकों पर फिर से नमक सी घुलाई थी। अच्छा बाबा, फिर से रो मत पड़ना, यू सेंटी गर्ल। यकायक वो उसके सामने से हट गया था। उसने अपना आंचल संभाला था। जे, ये खूबसूरत दिन, बरसता हुआ आकाश, एकांत, हम और तुम। मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारे जिस्म में पराग बो दूंगा, खिल पड़ोगी फूलों की तरह, सच। अपने बिस्तर पर लेट कर वो उसे फिर से देखने लगा था, आंखों में अनाम इच्छाओं का सारा आकाश लिए, वही खोयापन और विसन्नता। वो खुद को समेट कर उठ खड़ी हुई थी। अब मुझे चलना चाहिए। रुक गई तो शायद फिर कभी न जा पाऊँ। मगर उसके कदम नहीं उठे थे। जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी, जैसे ज़मीन से चुन दी गई हो। एक अदृश्य डोर उसके आसपास थी, उसे बांधे हुए। क्या तुम्हें मुझसे घिन आती है जे, ये सब सुनने के बाद? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम एक शरीर ही नहीं हो मेरे लिए, और भी बहुत कुछ हो। एक सोच, एक व्यक्तित्व, एक दोस्त, एक बहुत भले इंसान।
कहते हुए उसकी आवाज़ भीग आई थी। उसकी बात सुनकर वो देर तक चुप रह गया था। उस क्षण उसकी आंखों में जाने क्या था, बहुत कोमल सा कुछ, एकदम नया, कोरा। उसके लिए उसे सहना कठिन हो गया था। अपनी पीठ फेर कर वो खड़ी हो गई थी, अपनी हौल दिली को संभालते हुए। तुम भी सिर्फ एक औरत नहीं हो मेरे लिए जे। शरीर की कमी नहीं मुझे, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारे व्यक्तित्व का अनोखापन है जो मुझे खींचता है। वो चुपचाप सुनती रही थी, कहती भी तो क्या, एक अबूझ अनुभूतियों का गुंजल बनकर रह गई थी अंदर ही अंदर, खुद को सुलझाने की कोशिश में बेतरह उलझती हुई। ये तुम्हारी आंखें हैं ना, भूरी भूरी ललछौं, मुझे अक्सर रातों को सोने नहीं देती। आकाश के सारे तारे गिन चुका हूँ इनकी याद में। वो करवट बदलकर अब उसे सीधा देख रहा था, उन्हीं बुखार चढ़ी सी नज़र से। उसकी ठंडी त्वचा में आंच भर आई थी। अपने दहकते हुए गालों को दोनों हाथों से दबाए वो खड़ी रह गई थी। कितनी प्यास है उसके अंदर, ना जाने कितनी मरुओं की। रेत हुई जा रही है, क्षरती हुई अनवरत, अंदर ही अंदर। उम्र हो गई है ना जीते हुए। जिंदगी महज सांसों और धड़कनों का नाम नहीं, इससे भी आगे की कोई चीज़ है। मुस्कुराहट का उजला मुखौटा ओढ़कर दूसरों को ठग लेती है, मगर खुद का क्या? उसे अरूप का चेहरा याद हुआ आया अनायास। वो मेरा कौन है? रिश्तों के नाम में कोई अनुभूति भी भर देता, अर्थ भर देता। एक भरे पूरे घर का सन्नाटा उसके रिश्ते का अकेला सच है। वो साथ रहते हैं मगर अकेला जीते हैं। अरूप के हिस्से पूरी दुनिया आई है, मगर उसके हिस्से इस दुनिया का भ्रम, परछाइयाँ, निपट मौन, एकदम पथराया हुआ। वो चल रही है, साथ निभा रही है, मगर किसका? वो जिसका साथ दे रही है वो तो उसे बहुत पीछे छोड़ देना चाहता है। एक अधिकार भावना के वशीभूत रूप उस पर कब्जा जमाए हुए है। बस उसकी संपत्ति है, सामान, वरना उसका साथ किसे चाहिए? वो एक भरे पूरे घर की मिस्ट्रेस है, मगर ये सजावट के शब्द उसे खुशी नहीं दे पाते। वो स्वयं को भरमा नहीं पाती। वो अपने अकेलेपन की यातना को हर पल जीती है। अवज्ञा, अपमान, अवहेलना के भाव उसके अंदर कांटे की तरह हर पल बिंधे रहते हैं। रिश्ते के नाम पर उनके बीच एक छत और बिस्तर के सिवा कुछ भी नहीं बचा है, मगर वही उसके जीवन का सबसे बड़ा सच है, जिसे बंदर के मरे हुए बच्चे की तरह उसे अपने सीने से चिपकाए फिरना है आजन्म। कितनी थक जाती है कभी इस झूठ को जीते हुए। अंदर की प्यास मरुभूमि बन गई है, फैल रही है रात दिन, सब कुछ रेत कर रही है। तृष्णा की हद ये कि सारा समंदर, सारा आकाश पी जाए, मगर फिर भी ये आग न बुझे, ये अतृप्ति न जाए। न जाने किस प्रत्याशा में रोज यहाँ इस तरह दौड़ी चली आती है, मगर विडंबना ये कि यहाँ भी ज़्यादा देर ठहर नहीं पाती, आकर लौट जाती है, अपनी सारी भूख प्यास समेट कर उसी मरु की ओर जहाँ उसके लिए कोई जल का सोता नहीं। उसे उसके कारावास की आदत हो गई है, अपने घर की आदत हो गई है। अब दरवाज़ा खुल भी जाए तो क्या, उसके पंखों में कोई उड़ान नहीं बची है। बस थकान है, गहरी थकान, रूह तक उतरी हुई, धसी हुई। दूसरों से क्या पाना चाहती है वो नहीं जानती, मगर स्वयं को देना चाहती थी अपनी संपूर्णता में। उजाड़ उड़ेल कर ये जरूर जानती है, बार बार लौटा दी गई है अपनों के दरवाजे से। उससे किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, अरूप को भी, बस एक इस देह के सिवा। मगर वो बस इतना ही तो नहीं है। यातना बनी रहती है स्वयं के न स्वीकारे जाने से, न पहचाने जाने से। कितना कुछ बचा रह गया है उसके अंदर, एक तरह से पूरी की पूरी ही। सारा ऐश्वर्य संचित रह गया, कुछ खर्च नहीं कर पाई, बस छींचती रही देह के स्तर पर। मन घिसता है तो चंदन बनता है, मगर शरीर घिसता है तो कीचड़ और मिट्टी, और क्या। इसी कीचड़ में एक अकेले कमल को जिलाए रखने की कोशिश में यहाँ अभिनव के पास आती है वो, और लौट जाती है। वो भी मौसम के थपेड़े झेल कर पत्थर बन गया है, न अपनी पहचान देता है, न पहचानना चाहता है। संबंध उसे खौफ देता है, डरावना लगता है, मुखौटों के पीछे जी रहा है, उसे उतारना नहीं चाहता। वो बाहर देखती है। मटमैली दोपहर में शाम का नील घुलने लगा था। पानी झरकर सलेटी बादल फीके हुए आए थे, एकदम तरल और पारदर्शी से। क्षितिज में रोशनी की हल्की पीली कौंध थी, डूबने से पहले का उजाला। न जाने क्यों अनायास उसकी आंखों के सामने उसका अब तक का जीवन किसी स्लाइड शो की तरह चलने लगा था।
एक लंबी सड़क सी जिंदगी धूप में अनवरत जलती हुई, कहीं टुकड़ा भर छां नहीं। इस सड़क की किस्मत में कोई मंजिल नहीं, बस चलते रहने के भ्रम में पड़े रहना, हमेशा हमेशा। उसने मुड़कर देखा था, अभी अभी तक उसे देख रहा था, आंखों में वही खुला निमंत्रण लिए। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और फिर फ़ोन करके अपनी सहेली नम्रता से कहा था कि वो सोनाली को पियानो क्लास के बाद अपने साथ अपने घर ले जाए। वो 8 बजे तक उसे वहाँ से लेने आ जाएगी। उसकी बेटी भी सोनाली के साथ ही पियानो सीख रही थी। इसके बाद उसने अरूप का नंबर मिलाया था। हमेशा की तरह उसका झलाया हुआ स्वर, वही बातें, वही देर से आने वाला है, बोर्ड मीटिंग आदि आदि। उसने बातों के बीच में फ़ोन काट दिया था। कांट टेक इट एनी मोर। अभिनव उसे कौतुक भरी नज़रों से देखे जा रहा था। उसके पास जाकर वो खड़ी हो गई थी। तुम्हें हमेशा यही शिकायत रहती है ना कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने देती? हाँ, वो इसलिए अभी कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। बहुत करीब होना दूर जाना है, पा लेना खो देना है। रिश्तों की पाठशाला ने बहुत पहले सिखा दिया है। तुम्हारे साथ भी इसी रिश्ते का यही हश्र हो नहीं चाहती थी, तो अब तुम मुझे खो देना चाहती हो? उसकी बात पूरी करते उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब खोने पाने के हिसाब में नहीं पड़ना चाहती, तो आओ आज मुझे पूरी तरह से खो दो। इसी तरह से सही, मगर मेरे लिए तो ये बस पाना ही है। वो तंद्रालस मुस्कुराया था। इसके साथ ही जैसे यकायक आकाश फट पड़ा था। तेज हवा के साथ मोटी मोटी बूंदों में एक बार फिर पानी बरसने लगा था। हवा खिड़की पर दुहत्तर मारती हुई गुजर रही थी। छत पर बरसाती में बूंदों की अनवरत टप टप और हवा का शोर था। हर तरफ बरसता हुआ रस का, नेह का मादक संगीत। अभिनव ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया था, आओ। मगर अभिनव के बढ़े हुए हाथों को अनदेखा करते हुए वो बगल में रखी हुई मेज के पास जाकर अपना पूरा पर्स उस पर उलट दिया था। देखकर अभिनव हैरत में पड़ गया था। अरे इतने रुपए? अच्छा, तो अब तक छिपा कर रखे थे, मगर मेरा तो इतना चार्ज नहीं है। ये तुम्हारा मेहनताना नहीं, उधार है। कहते हुए उसकी आवाज़ में कोई कौतुक नहीं था। उधार? तब तो हो गया, अगले जन्म में ही चुका पाऊंगा। किसी भी जन्म में चुकाना, मगर चुकाना जरूर। कितनी कंजूस हो यार। अभिनव के चेहरे पर बेचारगी छा गई थी। कंजूस नहीं, तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हें खरीद कर, तुम्हारी कीमत लगाकर तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती। फिर तो उन्हीं की जमात में खड़ी हो जाऊंगी जिन्होंने तुम्हें आज यहाँ ला के खड़ा किया है, पतन की कगार पर। उसकी बात सुनकर अभिनव के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया था, जैसे गोरी रंगत पर राख पड़ गई हो। फिर ये रुपए उधार समझ कर रख लो, घर भेजना है ना? हाँ, और तुम? ये थोड़े से शब्द कहते हुए ही जैसे वो यकायक थम गया था। मैं फिर आऊँगी तुम्हारे पास, बार बार लौट कर इसी तरह। कहाँ जाऊँगी? जा पाऊँगी भला? मगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए नहीं? मेरा मतलब बदले में। अभिनव एकदम से उलझ गया था, जैसे ये बातें इस दुनिया की नहीं, इस ज़माने की नहीं। कहाँ की है वो? किस ज़मीन की, किस मिट्टी की? चाहिए, तुम्ही से चाहिए बहुत कुछ, मगर इस तरह से नहीं। चाहती हूँ स्वयं को पूरी तरह से उसे देना जिसे बिना मूल्य दे सकूँ, और पाना भी बिना मूल्य ही। ये बाजार हाट नहीं अभी, मन की दुनिया है। यहाँ सौदा कुछ इसी तरह से होता है, जान की कीमत सिर्फ जान। वो जैसे नशे में बोल रही थी। आंखों में शराब उतर आया था, कोरों से छलकती हुई सी। अपने में डूबी हुई वो न जाने किस दुनिया से बोल रही थी। अब तुम आराम करो, अभी तुम बहुत थक गए होगे, बहुत बोझ है तुम पर, और बहुत लंबा सफ़र भी। मैं चलती हूँ। कहाँ? अभिनव के सवाल में कोई सवाल नहीं था, बस एक शब्द, अनायास, अवान्तर सा। मैं इस बारिश में आज भीगना चाहती हूँ, खूब खूब तरबतर हो जाना चाहती हूँ, रंगो रेश से रूह तक। वो भला क्यों? न जाने अभिनव क्या समझना चाह रहा था। जिंदगी का कोई सवाल इतना दुरूह नहीं था जितना आज ये औरत, ये औरतें। ये तुम नहीं समझोगे अभी। तुम जो हो, औरत होते तो समझ पाते। ये हैंगओवर है। कहते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ गई थी, किसी शराबी की तरह लहराती हुई सी। हैंगओवर? अभिनव उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आ गया था, चेहरे पर वही सवाल और वही उलझन। हाँ, अभी हैंगओवर, प्यार का।
कहते हुए उसके अंतिम शब्द अचानक चमकी बिजली की कड़क में खो गए थे। अभिनव दरवाजे में एक बड़े प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा था, उलझनों की गठरी की तरह भारी बोझिल। उसके पल्ले आज एक पहेली के सिवा कुछ नहीं पड़ा था। हर रिश्ते में औरत वस्तुतः माँ ही क्यों बन जाती है? अपनी जात से इनकी निजात नहीं। उधर वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर बरसते हुए पानी में भीगती चली गई थी। कैसा रूप था उसका! पानी और हवा में जलती दीप शिखा सा। वही कौंध, वही लहक, वही उजाला। एक शापग्रस्त यक्षिणी, उतनी ही भटकी भूली हुई मगर सधे कदमों से। ये बंजारापन उसी का चुना हुआ है जिसमें वो अपनी मंजिल से आगे निकल गई है। ये प्यार से आगे की कोई बात है शायद। गिरती बूंदों में पिघलती घुलती सी वो रात के अंधेरे में किसी सपने की तरह धीरे धीरे खो गई थी। अपने दरवाजे पर खड़े अभिनव ने अपने सामने बिछे अंधकार के समुद्र की ओर देखते हुए अपने बहते हुए आंसुओं को रोकने का प्रयास नहीं किया था। उन्हें निर्बाध निरंकुश बहने दिया था। आज वो रोना चाहता है बहुत। खुशी में रोए हुए आज कितना अरसा हो गया उसे। वो फिर से वही बच्चा बन गया है और अपने बचपन में अपनी माँ के पास लौट जाना चाहता है, उनकी गोद में, उनके आंचल की महफूज सुकून भरी छाँव में। अभी आप सुन रहे थे जय श्री रॉय की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी देह के पार। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।